नमस्कार साथियों। आज हम इस वीडियो में संविधान सभा के बारे में सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। यह सिलेबस बीए या में एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूजीसी नेट, एमपीपीएससी सेट और इसके साथ ही सिविल सर्विस जैसी परीक्षाओं को कवर करता है और सामान्य अध्ययन का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है संविधान सभा। संविधान सभा भारत के संविधान के निर्माण के लिए गठित की गई थी, लेकिन इसके इतिहास को थोड़ा समझते हैं कि संविधान सभा के गठन की मांग कब से की जा रही थी। तो संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन सबसे पहले हमें बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में निर्मित स्वराज विधेयक में देखने को मिलता है, जो 1895 में प्रस्तुत किया गया था। 1922 में महात्मा गांधी ने अपने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार निर्मित होगा, लेकिन औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सबसे पहले सर्वप्रथम एयामेन राय, इनका पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ राय, के द्वारा किया गया था। लेकिन इसे लोकप्रिय बनाने का कार्य और मूर्त रूप देने का कार्य 1939 में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने संविधान सभा के निर्माण की बात को अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया था, लेकिन 1942 में जब क्रिप्स मिशन भारत आया तो क्रिप्स मिशन में संविधान सभा के गठन को स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया गया था। लेकिन क्रिप्स मिशन के जो भी प्रस्ताव थे वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लागू होने थे और भारतीयों को इसमें कोई भरोसा नहीं था अंग्रेजों के ऊपर, इसीलिए क्रिप्स मिशन की बात नहीं मानी गई। अंततः कैबिनेट मिशन योजना जो 24 मार्च 1946 को भारत आया था, इसने संविधान सभा के प्रस्ताव को व्यवहारिक रूप दिया और कहीं ना कहीं कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के द्वारा ही जो संविधान सभा के निर्माण की बात की गई थी, तो इसी के प्रस्ताव के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना और भारतीय संविधान सभा का गठन। चूँकि द्वितीय विश्व युद्ध का समापन अगस्त 1945 में जब अमेरिका ने जापान के दो महत्वपूर्ण शहर हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराया, उसी के साथ जापान के द्वारा युद्ध में घुटने टेक देने के पश्चात यह समाप्त हो गया। इसी दौरान ब्रिटेन में आम चुनाव हुए और उसमें लेबर पार्टी की सरकार को बहुमत मिला और लॉर्ड एटली वहां के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भारत जैसे देशों को आज़ादी देने की बात कही थी या आज़ाद करने की बात कही थी। 24 मार्च 1946 को 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था। यानी कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। पहले सदस्य थे लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, ये इसके अध्यक्ष थे, और 2 और सदस्य थे कैबिनेट मिशन में। एक थे एबी एलेक्जेंडर और दूसरे थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स। कैबिनेट मिशन
ने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा की स्थापना का सुझाव दिया और साथ ही ये भी कहा कि जब तक भारत का नया संविधान बनकर लागू नहीं हो जाता तब तक के लिए एक अंतरिम सरकार के गठन की भी सिफारिश की थी। तो अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया था। पहले तो इस अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई थी, लेकिन बाद में इसके 5 सदस्य शामिल हुए थे। जो कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष थे वो वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। ये विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर यह पूछा जाता है कि जो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार या अंतरिम मंत्रिमंडल बनाया गया था उसमें कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष कौन थे, तो वहाँ पे बताएंगे वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे। राष्ट्रमंडल संगठन भी इनके पास था और विदेशी मामलों का प्रभार भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास था। सरदार पटेल गृह सूचना और प्रसारण मंत्रालय थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि, जगजीवन राम श्रम, बलदेव सिंह रक्षा, लियाकत अली वित्त, अब्दुल रब निस्तारी डाक और वायु, आसफ अली रेलवे। फिर श्री राजगोपालाचारी के पास शिक्षा और इस तरह कुल 15 सदस्यीय मंत्रिमंडल गठित किया गया था। यह महत्वपूर्ण है कि अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे और वायसराय इस कार्यकारी परिषद का प्रमुख बना रहा, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू को कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया था। अब देखते हैं 15 अगस्त 1947 जब भारत देश आज़ाद होता है तो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल का गठन होता है। जब स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल बनता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत का पहला प्रधानमंत्री बनाया गया और इनको राष्ट्रमंडल विभाग दिया गया, विदेशी मामलों के विभाग और वैज्ञानिक शोध से संबंधित विभाग दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना और प्रसारण मामला जो पहले से थे और रियासतों के एकीकरण से संबंधित भी विभाग इनको दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि और शिक्षा से संबंधित मामले, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को शिक्षा से संबंधित शिक्षा मंत्री बनाया गया, जॉन माथाई को रेलवे, अंबेडकर साहब को विधि और इस प्रकार बलदेव सिंह को रक्षा और राजकुमारी अमृत कौर को स्वास्थ्य विभाग दिया गया था। और अक्सर यह पूछा जाता है कि जीके में कि भारत की पहली महिला मंत्री कौन थी, तो वहाँ पे बताएंगे राजकुमारी अमृत कौर और इन्हें स्वास्थ्य विभाग दिया गया था। और ये हैं C.H. भाभा को वाणिज्य, रफ़ी अहमद किदवई को संचार, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग और आपूर्ति विभाग दिया गया। अब देखते हैं कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण। तो सबसे पहले संविधान सभा का जो सदस्य थे उनका निर्वाचन प्रांतीय विधान सभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष प्रणाली के माध्यम से किया गया था, ना कि वयस्क मताधिकार के द्वारा। यानी इनका निर्वाचन भारतीय जनता ने नहीं किया था,
बल्कि भारतीय जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा किया गया था। फिर दूसरा पॉइंट है कि प्रत्येक प्रांत और देशी रियासतों को मोटी तौर पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि निर्धारित किया गया था। साथ ही यह कहा गया कि 10 लाख की जनसंख्या में एक प्रतिनिधि आएगा। संविधान सभा के कुल सदस्य संख्या देखें तो 389 निर्धारित की गई थी। इन 389 में से 292 सदस्य 11 ब्रिटिश प्रांतों से चुनकर आए थे, 93 सदस्य देशी रियासतों से और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से शामिल हुए थे। प्रांतों का प्रतिनिधित्व देखें तो 3 प्रमुख समुदायों की जनसंख्या के आधार पर किया गया था, मुस्लिम, सिख और साधारण। संविधान सभा में देखें तो महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी वर्ग की संख्या 33 और अनुसूचित जाति के संख्या थी यहाँ पे 33। अब देखते हैं संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन। 4 जुलाई 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए। ये 296 सदस्यों में से देखेंगे 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से थे और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी वाले क्षेत्र से थे। अब जो 93 सदस्य बचे थे देशी रियासतों के, तो इनके चुनाव नहीं हुए, बल्कि इनको छोड़ दिया गया जो रियासतों के राजा महाराजा थे उनके ऊपर। भारत में उस समय 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। एक था अजमेर मेरवाड़ा, दूसरा दिल्ली, तीसरा मैसूर और चौथा था बलूचिस्तान। अब देखते हैं 296 सदस्यों का जो निर्वाचन हुआ वह प्रांतीय विधान सभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से किया गया था, ना कि वयस्क मताधिकार के द्वारा। तो विभिन्न परीक्षाओं में यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और वहाँ पे अक्सर प्रश्न आता है कि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से हुआ या अप्रत्यक्ष रूप से। तो यहाँ पे बताएंगे भारतीय जनता ने इनको नहीं चुना था, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता के प्रतिनिधियों ने चुना था। और एक यह भी पूछा जाता है कि इनके सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ है, तो वहाँ पे बताएंगे वयस्क मताधिकार के आधार पे नहीं हुआ था। अब देखते हैं रियासतों के प्रतिनिधि संविधान सभा में अलग अलग समय में सम्मिलित हुए थे। एकमात्र भारत की ऐसी रियासत थी हैदराबाद, जिसके एक भी प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार ही संविधान सभा के जो 296 सदस्यों का चुनाव हुआ था, 296 में से 208 सीटें कांग्रेस पार्टी को, 73 सीटें मुस्लिम लीग को और 15 सीटें अन्य दलों को प्राप्त हुई थी। अर्थात जब तीनों को जोड़ेंगे तो 296 सीटें हो जाएंगी। अब चूंकि इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी की शानदार सफलता प्राप्त हुई थी और कांग्रेस पार्टी ने 208 सीटें प्राप्त की थी, वहीं मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त हुई थी। तो कांग्रेस की शानदार सफलता को देखते हुए मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान निर्माण हेतु
या उसका अलग संविधान बनाने हेतु अलग संविधान सभा के निर्माण की मांग कर दी। और इसके लिए मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया और इसके तहत पंजाब और बंगाल वाले क्षेत्र में सांप्रदायिक दंगे कराए गए और हिंदू मुस्लिम धर्म के आधार पे यहाँ पे दंगे हुए और लाखों लोगों की मौत हो गई थी इस दंगे फसाद में। इस विपरीत परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार ने एक योजना लाई जिसका नाम था माउंटबेटन योजना। इसकी डेट याद रखेंगे, 3 जून 1947 को। इस योजना के तहत भारत और पाकिस्तान दोनों को अलग अलग देश बना दिया गया और पाकिस्तान को भारत से अलग कर दिया गया। जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत और पाकिस्तान नामक 2 अलग राज्य गठित कर दिए जाते हैं, इसके बाद पाकिस्तान अलग हो गया और 31 अक्टूबर 1947 को जब संविधान सभा की बैठक बुलाई गई तो फिर भारत में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 थी, अर्थात जो बाकी सदस्य थे वो पाकिस्तान चले गए। संविधान सभा के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे हम अध्ययन करेंगे, जैसे संविधान सभा का गठन किसके आधार पे हुआ था, तो वहाँ पे बताएंगे कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। और कैबिनेट मिशन हमने बताया था 3 सदस्यीय था। जो इसके अध्यक्ष थे वो लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस थे और 2 और सदस्य थे, एक थे स्टेफर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इस तिथि को तक संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष का चयन नहीं किया गया था, तो यहाँ पे एक अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे जो उस दिन सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। सम्मान के रूप में उन्हें इस पद पे बैठाया गया और अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। जब संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे HC मुखर्जी, इनका पूरा नाम था हरीशचंद्र मुखर्जी। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे BN राव यानी बिनेगल नरसिंह राव। संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया गया था और संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 के दिन और इस दिन कुल संविधान के 15 अनुच्छेद और 15 अनुच्छेद जिसमें जो नागरिकता, निर्वाचन और कुछ अस्थायी अपबंधों को इसी दिन लागू कर दिया गया था। अक्सर यह पूछा जाता है कि संविधान बनने में कितना समय लगा, तो भारत का संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था और संविधान बनने का कार्य जो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और संविधान जिस दिन बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949। इसके बीच का समय है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अब देखते हैं संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी और 24 जनवरी 1950 के दिन ही संविधान सभा में
सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। जबकि भारत के पहले प्रधानमंत्री आज़ादी के बाद ही जो मंत्रिमंडल बना था वो चुन लिए गए थे। भारत संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन करके अध्ययन करके भारत के संविधान का निर्माण किया था और 26 जनवरी 1950 के दिन भारत के संविधान को पूरी तरह से लागू कर दिया गया और इस दिन भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बन गया और भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनता है। और संविधान लागू होते समय भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। वहीं वर्तमान संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और अनुसूचियां बढ़ के 12 हो गई हैं। लेकिन गणना की दृष्टि से देखें तो वर्तमान में इनकी संख्या यानी अनुच्छेदों की संख्या 465 है और भाग देखें तो 25 भाग हैं गणना की दृष्टि से। संविधान सभा की कार्यवाही समितियों के बारे में देखते हैं। संविधान सभा या संविधान निर्माण के विभिन्न प्रस्तावों पर विचार करने के लिए संविधान सभा में कुल 22 समितियां गठित की गई थी। एक तरफ है समिति का नाम और एक तरफ है उनके अध्यक्ष के नाम। तो पहली समिति है संघ संविधान समिति और दूसरी है संघ शक्ति समिति। इन दोनों के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी समिति और रियासतों के एकीकरण की समिति और प्रांतीय संविधान से संबंधित समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। झंडा समिति के अध्यक्ष थे आचार्य कृपलानी। 2 महत्वपूर्ण उप समितियां भी बनाई गई थी और जो परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती हैं उनका जिक्र यहीं पे कर लेते हैं। तो एक उप समिति थी मूल अधिकार संबंधी समिति। मूल अधिकार संबंधी उप समिति करेंगे और इसके अध्यक्ष थे आचार्य JB कृपलानी जो झंडा समिति के भी अध्यक्ष थे। एक उप समिति थी अल्पसंख्यकों से संबंधित उप समिति और अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष थे जो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे जिनका नाम था HC मुखर्जी। इनको भी यहीं पे नोट कर लेंगे। संविधान सभा की कुल 22 समितियों में से सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था और प्रारूप समिति का मुख्य कार्य था BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार करना। BN राव ये कानून के बहुत ही जानकार थे और इन्होंने भारत का पड़ोसी देश है म्यांमार के संविधान के निर्माण में भी इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बेनेगल नरसिम्हा राव का जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार भी थे।
प्रारूप समिति के कुल सदस्य संख्या देखें तो 7 थी। 7 सदस्यीय था, जिसमें से एक अध्यक्ष थे और बाकी 6 सदस्य थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और बाकी सदस्य थे एन गोपाल स्वामी अय्यर, दूसरे थे आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, तीसरे नंबर पे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, फिर के एम मुंशी, और 5वें में बी एल मित्र के स्थान पर एन माधवराव को बनाया गया था क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी। और डीपी खेतान, इसको सुधार लेंगे, खेतान कर लेंगे, डीपी खेतान के स्थान पे टीटी कृष्णामचारी को प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया था। संविधान सभा के कार्य। संविधान सभा के निम्नलिखित कार्य हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य था संविधान का निर्माण करना और निर्माण करके उसे लागू करना। यह संविधान सभा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। और आप जानते हैं कि संविधान सभा भारत के संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लिया था। दूसरा कार्य है, एक तरफ संविधान निर्माण का था और दूसरे तरफ एक अंतरिम संसद के रूप में कार्य कर रही थी। जब तक संविधान का निर्माण नहीं हो जाएगा, लागू नहीं हो जाएगा, तब तक संविधान सभा ही संसद के रूप में कार्य करेगी और ये भारत की पहली संसद के रूप में कार्य कर रही थी और संसद के रूप में वह राष्ट्रपति का निर्वाचन कर रही थी। जैसे इन्होंने 24 जनवरी 1950 को जब संविधान सभा की अंतिम बैठक थी, इसी दिन भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन कर लिया था। प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल का निर्माण कर लिया था पहले ही, और प्रथम आम चुनाव हुए थे 1952 में। लेकिन प्रथम आम चुनाव या संसद के गठन होने के पहले ही प्रथम संविधान संशोधन हुआ था सन 1951 में। इस संशोधन को संविधान सभा ने ही किया था, जबकि यहाँ पे संसद का गठन नहीं हुआ था और 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और अन्य कार्य हैं संविधान सभा के, तो उसमें जैसे राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज को अपनाया जाना। अब जानते हैं संविधान सभा की जब अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, तो भारत का राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को संविधान सभा ने अपना लिया था और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को भी अपना लिया था। ये डेट याद रखेंगे। संविधान सभा के समक्ष कठिनाइयाँ, यानी कौन कौन सी कठिनाइयाँ या समस्याओं का सामना करना पड़ा था। तो पहली सबसे बड़ी समस्या है सांप्रदायिकता की समस्या। उस समय देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता को सुरक्षा को खतरा था और पाकिस्तान अलग होने के लिए 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। इसमें लाखों लोग दंगे फसाद में मारे गए थे धर्म के नाम पे। दूसरी समस्या थी रियासतों के एकीकरण की समस्या, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ब्रिटिश सरकार
भारत छोड़ते छोड़ते देशी रियासतों को छूट देके गई थी कि ये रियासतें चाहें तो भारत में शामिल हो जाएं, चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, या चाहें तो एक स्वतंत्र देश बन के रहें। और बहुत सारी रियासतें स्वतंत्र रहना चाहती थी, लेकिन अंततः 3 रियासतें बहुत समस्याएं पैदा की थी। एक रियासत थी जम्मू कश्मीर, दूसरी थी हैदराबाद, और तीसरी रियासत थी जूनागढ़, गुजरात में जो। ये 3 रियासतें को मिलाने में अथक प्रयास करना पड़ा है भारत को। तीसरी समस्या थी संविधान सभा के समक्ष भारत की विशालता तथा अनेकता, क्योंकि हम जानते हैं भारत एक बहुत बड़ा देश है और विश्व में क्षेत्रफल में 7वें नंबर पे है भारत। और विशाल क्षेत्रफल होने के बाद यहाँ भारत में अनेक जाति, अनेक धर्म, अनेक संस्कृति, अनेक भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, और उन सब में, इस सब अनेकता में एकता स्थापित करना बहुत ही कठिन कार्य था। चौथी समस्या है भाषाई समस्या, यानी हर राज्य की अपनी अलग भाषा होती थी और हर क्षेत्र की अलग भाषा होती थी, और ये सभी भाषाएं के आधार पे अपना राज्य बनाना चाहते थे। ये भी सबसे बड़ी समस्या थी। 5वें नंबर पे केंद्र एवं राज्यों के लिए एक ही संविधान बनाने की समस्या। भारत में केंद्र और राज्यों के लिए एक ही संविधान बनाना भी एक बड़ी समस्या थी। अन्य समस्याओं में देखते हैं अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग, और अल्पसंख्यक वर्गों की सुरक्षा का भी बड़ा प्रश्न था। संविधान में इन सब की सुरक्षा का प्रयास किया गया है। अब संविधान सभा ने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए, अनेक कठिनाइयों का सामना किया और अपने अथक प्रयास से 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारत का संविधान बनाया। इसके बाद भी आलोचकों द्वारा संविधान सभा की आलोचना की गई है। पहली आलोचना है कि संविधान सभा प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, अर्थात जो संविधान सभा के सदस्य थे इनका चुनाव नागरिकों के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ। अधिकतम सदस्य जो थे इसके संविधान सभा में कांग्रेस के थे, और ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने यहाँ तक कह दिया कि भारत की जो संविधान सभा है वो हिंदुओं की संस्था है, आलोचना के रूप में। दूसरी आलोचना थी ये संविधान सभा में संप्रभुता का अभाव था, क्योंकि संविधान सभा का निर्माण ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों द्वारा हुआ, और आप जानते हैं संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार हुआ था, और संविधान सभा को अपनी बैठकों से पहले ब्रिटिश सरकार से इजाज़त लेनी पड़ती थी। तीसरी आलोचना है समय की बर्बादी, यानी भारत का संविधान बनने में आवश्यकता से अधिक समय लगा, और हम लोग जानते हैं कि भारत का संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बना था, जबकि अमेरिका का संविधान देखें तो केवल 4 महीने में ही बन के तैयार हो गया था। चौथी आलोचना है कांग्रेस का प्रभुत्व। तो एक विचारक हैं ग्रेनविल ऑस्टिन, उन्होंने कहा कि संविधान सभा एक दलीय निकाय थी उस समय, अर्थात संविधान सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेसी भारत था। तो इन सभी आलोचनाओं के बाद भी भारत का संविधान अनोखा है और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और
संविधान सभा ने सभी महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम दिया था। धन्यवाद।